वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग आरपीएससी का पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ था उसी क्वेश्चन पेपर को कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम बहुत लंबे टाइम से इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, चाहे एचटेट इकोनॉमिक्स हो। अब एचटेट का तो एग्ज़ाम नवंबर में आ भी रहा है। आपको एचटेट इकोनॉमिक्स के हर एक साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चैनल पर मिल जाएंगे। इसके अलावा केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट, डिफरेंट सेट क्वेश्चन पेपर्स भी हमने चैनल पर सॉल्व किए हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या बोला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। इनमें से क्या अल्पाधिकार की विशेषता नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट की जो विक्रय लागतें होती है उसका महत्व होता है। अब आपको पता है ओलिगोपोली मार्केट जो होती है, जो कार मार्केट है, वो ओलिगोपोली का एग्जाम्पल है। अब आप देखिए कार में कितनी ज़्यादा सेलिंग कॉस्ट आती है, एडवर्टाइज करनी पड़ती है, तो सेलिंग कॉस्ट की इम्पोर्टेंस है। ग्रुप बिहेवियर होता है, कुछ ही लोग किसी प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं तो वहाँ पर उनका डिसीजन जो होता है ज़्यादातर वो क्या होता है, ग्रुप बिहेवियर के हिसाब से होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी आपका राइट हो जाएगा। इनडिटरमिनेंसी ऑफ डिमांड कर्व। आपको पता है ओलिगोपोली मार्केट की ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वहाँ पर आप डिमांड कर्व का सही से निर्धारण नहीं कर पाते। एंड ऑप्शन नंबर 4 देखिए, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ अ फर्म, कि जो एक फर्म होती है उसका डिसीजन इंडिपेंडेंट होकर लेती है, वो स्वतंत्र होकर लेती है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्पाधिकार में कुछ लोग, कुछ इंडस्ट्री उत्पादन को बनाने वाली होती है, तो उनके जो डिसीजन होते हैं वो एक दूसरे के डिसीजन पर निर्भर होते हैं। तो डिपेंडेंसी होती है फर्म के डिसीजन मेकिंग में, ना कि इंडिपेंडेंसी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट नहीं है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है। आउटपुट रिएक्शन फंक्शन आपसे पूछा है एक फर्म का कुरनोट के मॉडल में। ये बोला है, जो कुरनोट के मॉडल में आप पढ़ते हो ना इस तरह से कि आउटपुट रिएक्शन फंक्शन, ये ए फर्म का हो गया, ये बी फर्म का होगा। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आउटपुट का जो रिएक्शन फंक्शन है वो क्या दिखाता है। तो आपको एक चीज़ पता है इसके बारे में कि इसमें ये होता है कि एक फर्म को ये पता होता है, मान लो ए और बी दो फर्म है, तो बी फर्म को ये पता है कि ए फर्म का उत्पादन का लेवल क्या रहेगा और ए फर्म जो है अपने उत्पादन में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करेगी। अब आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट को पढ़िए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट ऑफ फर्म गिवन एंड आउटपुट लेवल ऑफ राइवल फर्म। फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहे हैं प्रतिद्वंदी जो फर्म होती है उसका उत्पादन दिया होता है, उसके बाद एक फर्म अपने लाभ को अधिकतम करने वाला उत्पादन करती है। सेकंड ऑप्शन को पढ़िए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट ऑफ राइवल फर्म गिवन एंड आउटपुट लेवल ऑफ अ फर्स्ट फर्म। सेकंड ऑप्शन में बोला है पहली फर्म क्या उत्पादन करेगी ये स्तर दिया गया होता है, उसके बाद कॉम्पिटिटर अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। ये बात तो बिल्कुल राइट है, अभी हमने यही तो कहा। ए फर्म का प्रोडक्शन लेवल दे रखा होगा, फिर जो कॉम्पिटिटर फर्म है बी वो क्या करती है, अपने रिएक्शन कर्व से यही तो दिखाती है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग उत्पादन क्या रहेगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच मार्केट एक्सपेंडिचर ऑन सेलिंग कॉस्ट एंड एडवर्टाइजमेंट इज इम्पोर्टेंट। यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से बाजार में विक्रय लागतें और एडवर्टाइजमेंट पर आपको बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन है मोनोपोलिस्टिक, सेकंड ऑप्शन है ओलिगोपोली,
थर्ड ऑप्शन है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली, फोर्थ ऑप्शन है मोनोपोली। अब आप लोगों को पता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन होता है, तो वहाँ पर भी आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए सेलिंग कॉस्ट करनी पड़ेगी, एडवर्टाइज करनी पड़ेगी। जैसे डव की साबुन हो गई और लक्स साबुन, दोनों ही साबुन की कंपनीज हैं, इनके प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो दोनों ही क्या करती हैं, सेलिंग कॉस्ट उठाती हैं, एडवर्टाइज करती हैं। ओलिगोपोली में भी यही है, कार मार्केट, कितनी सारी कार डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की कारें आती है, सबको सेलिंग कॉस्ट भी उठानी पड़ती है और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ शॉर्ट रन एट अ जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, शॉर्ट रन में लेवल आउटपुट का जो लेवल है मान लो आपका जीरो है, ये क्वेश्चन में बोला है, तो उन्होंने कहा है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसके इक्वल होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसके इक्वल होगा, वो जीरो रहेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगा, या एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा। तो आप लोगों को पता है कि शॉर्ट रन टाइम की इतनी कम अवधि होती है कि चाहे आपका उत्पादन का स्तर जीरो हो लेकिन फिर भी आपको टोटल एक फिक्स कॉस्ट उठानी पड़ती है, सिर लागतों की हानि तो आपको उठानी पड़ती है। इसीलिए अगर आपका आउटपुट जीरो भी है तब भी आपकी एक टोटल फिक्स कॉस्ट आएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली में कोल्यूसिव ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है कि फर्म आपस में कोल्यूजन कर लेती है, समझौता कर लेती है, कीमत क्या रहेगी, उत्पादन क्या रहेगा, कैसे वो डिसीजन लेगी, वो एक दूसरे पर निर्भर होकर समझौते से लेती हैं। अब इन्होंने कहा है कि कौन सा मॉडल कोल्यूजन के अंदर आता है, कोर्नोट का, बर्टिन का, प्राइस लीडरशिप, किंग डिमांड का मॉडल। आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्राइस लीडरशिप मॉडल और मार्केट शेयरिंग कार्टेल ये किसके अंदर आते हैं, कोल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल के अंदर आते हैं। बाकी कोर्नोट का मॉडल, बर्टेन का मॉडल, किंग डिमांड का मॉडल, ये सारे आपके नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओलिगोपोली मॉडल इज एन एक्सटेंशन ऑफ कुर्नोट मॉडल। कुर्नो का जो मॉडल है वो जो है उसका एक्सटेंशन कौन सा है, मतलब कुर्नोट के मॉडल में जो बात कही गई थी उसको किसने एक्सटेंड किया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो स्टैगलबर्ग है वही मॉडल क्या कहलाता है, एक्सटेंशन ऑफ कुर्नो मॉडल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है मिनिमम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। सबसे कम वैल्यू कोरिलेशन कोफिशिएंट की क्या होती है, जीरो होती है, -2 होती है, 1 होती है, या -1 होती है। आपको पता है कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच रहती है, तो -1 उसकी सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है इन वेट एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड वेट एज टेकन ऑफ। जो वेटेड एवरेज का प्राइस रिलेटिव मेथड होता है उसके अंदर वेट कैसे लिए जाते हैं। अब आपको पता है वेटेड एवरेज का जो प्राइस रिलेटिव मेथड होता है उसमें होता है PW समेशन ऑफ W इंटू 100। P का मतलब होता है प्राइस रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव का मतलब होता है P1/P0 इंटू 100। और वेट यहाँ पर क्या होती है, वेट किसको देते हैं, W क्या होता है P0 इंटू Q0। तो आपको क्या समझ आया, वेट हम देते हैं बेस ईयर की जो क्वांटिटी होती है उसको लेकर। तो यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन में यही बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में यही बोला है कि वेट किसको देते हैं, वेट आर असाइन एज बेस ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स, वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इन करंट ईयर, वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इन बेस ईयर। अब आपको क्या पता है, बताया मैंने बेस ईयर क्वांटिटी को हम बेस लेते हैं, तो इसीलिए
ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको यहाँ पर सिचुएशन दी है कि लास्ट पेयर मेथड फिशर मेथड ग्रेटर होता है, या ये वाला ये कंडीशन होती है। थर्ड में बोला है लेस पेयर मेथड इज ग्रेटर देन फिशर मेथड एंड पाशे मेथड। एंड फोर्थ में बोला है लास्ट पेयर जो इंडेक्स है फिशर का जो इंडेक्स है एंड पाशे का जो इंडेक्स है वो बराबर होते हैं। तो जो इंडेक्स का जो आप चैप्टर पढ़ते हो, जो इंडेक्स मेथड आप पढ़ते हो, तो उसके अंदर जो ऑप्शन नंबर 4 के अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर 4 कि लेस पेयर का जो इंडेक्स है, फिशर का जो इंडेक्स है और पाशे का जो इंडेक्स है, तीनों बराबर हो सकते हैं। लेकिन कब होंगे वो? जब क्वांटिटी होती है ना, जो फॉर्मूले में जो करंट ईयर की क्वांटिटी है और जो प्रीवियस ईयर की करंट ईयर की क्वांटिटी है और जो प्रीवियस ईयर की जो क्वांटिटी है, अगर इनमें कोई चेंज नहीं होता तब जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 ट्रू होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, दो सीरीज है आपके पास और आपको क्या निकालना है, आपको उन दोनों सीरीज में कोरिलेशन जो कोफिशिएंट होते हैं दो सीरीज के बीच में वो आपको निकालने हैं। आपके पास समेशन स्मॉल एक्स वाई गिवन है -16 और उसके बाद आपके पास क्या गिवन है, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है एक्स का और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास वाई का गिवन है एंड आपके पास 8 गिवन है। तो आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला होता है समेशन एक्स वाई एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तभी आप क्या निकाल सकते हो, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल सकते हो। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, समेशन एक्स वाई क्या है, आपके पास -16 है और यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है, आपके पास 8 है इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना है 2.3 है इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना है 2.7 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका -16 और जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 49.68 आ जाएगा और 49.68 के साथ जब -16 को डिवाइड किया जाएगा तो जो आपका राइट आंसर निकलेगा माइनस का 0.322। तो ऑप्शन नंबर 4 में ये आपको गिवन भी है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड बाय फिशर आइडल इंडेक्स नंबर। इनमें से कौन सा टेस्ट जो है फिशर का जो आइडल इंडेक्स नंबर है वो सेटिस्फाई नहीं करता। फर्स्ट है टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट या बोथ टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो आपको पता होना चाहिए जो सर्कुलर टेस्ट होता है, ठीक है, सर्कुलर जो टेस्ट होता है उसको फिशर का जो इंडेक्स होता है वो सेटिस्फाई नहीं करता। सर्कुलर इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है P01 इंटू P12 इंटू P20 इक्वल है 1। ये जो है फिशर का इंडेक्स इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में भी आपसे एक मैथमेटिकली क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में आपको गिवन है आपके पास वेरिएंस है 25, अरिथमेटिक मीन है 10। तो आपको क्या निकालना है, आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू करते हैं हम 100। अब क्वेश्चन में आपके पास वेरिएंस गिवन है, वेरिएंस का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए वेरिएंस को रूट कर दो। वेरिएंस कितना है 25 है, 25 का क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो आपके पास आ गया 5 आपका हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन की वैल्यू 10 थी इंटू आपने 100 किया, तो आप सोल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 50% आपका राइट आंसर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है अ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच वैल्यू ऑफ मीन मीडियन मोड जो है कोइंसाइड होते हैं, मतलब एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पर मीन मीडियन मोड तीनों की वैल्यू मीन मीडियन मोड की वैल्यू बराबर होती है, वो क्या कहलाते हैं? वो आपके सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है इफ द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन एंड द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन विल बी। ये तो मीन की प्रॉपर्टी है ना कि जब आप मीन में से क्या करो, डेविएशन करो, ठीक है। जब आप मीन में से डेविएशन करो और उसका समेशन करो और उसका स्क्वायर करो, तब आपकी वैल्यू क्या आएगी? लेस देन 1 आएगी, 0 आएगी, लेस देन 0 आएगी, या मिनिमम आएगी बट पॉजिटिव आएगी। तो आपको पता होना चाहिए ये अर्थमेटिक मीन की सेकंड प्रॉपर्टी है। इसमें जो वैल्यू रहेगी आपकी सबसे मिनिमम रहेगी कि किसी और मेथड से जब आप वैल्यू निकालोगे तो मीन से डेविएशन करने से सबसे कम वैल्यू आती है और आपकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टेड रिलेटेड टू अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन के बारे में कौन सी बात जो है वो सही नहीं है? सबसे पहली बात यही, इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज एवरेज। सबसे ज़्यादा एवरेज निकालने के लिए हम अर्थमेटिक मीन का यूज़ करते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। ये अगला पॉइंट देखिए, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। एक सीरीज में जितनी भी ऑब्जर्वेशन दी होती है आप उन सब का मीन निकालते हो, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। अचानक से आप कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले लेते हो तो आपका मीन उससे प्रभावित भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द डेविएशन आइटम टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये बोला है कि जो आपका डेविएशन आइटम आएगी वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी। यहाँ पर हमने क्या देखा था अभी, उसकी वैल्यू मिनिमम होती है और मिनिमम वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में जो बात कही गई है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आपने देखा होगा, अभी हमने एस्टेट का एग्जाम जब दिया था 2022 वाला, तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन जो है आया था। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे, सॉरी 2023 का। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल टेंडेंसी कैन नॉट बी कंप्यूटेड ग्राफिकली। इनमें से किसको ग्राफ से दिखाया जा सकता है? अभी एस्टेट के एग्जाम यही क्वेश्चन आया था कि अर्थमेटिक मीन को आप ग्राफ से दिखा सकते हो, मीडियन को या मोड को या क्वार्टाइल डेविएशन को। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है किसको नहीं दिखा सकते। तो मीन जो है, अर्थमेटिक मीन को कभी भी आप जो है ग्राफिकली कंप्यूट करके नहीं दिखा सकते। मीडियन, मोड और क्वार्टाइल डेविएशन इनको आप ग्राफ की हेल्प से दिखा सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में तो आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। ये आपके पास रोल नंबर है और एक तरफ आपके पास मार्क्स हैं। रोल नंबर है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। यहाँ पर आपके पास 7 3 10 20 8 और 6 7 और फिर 3, ठीक है। जब आप क्या करते हो, ये बार आप फॉर्मूला लगाओगे ना, समेशन एक्स अपॉन एन वाला, समेशन एक्स आपका आएगा 64 और एन की वैल्यू है आपकी 8। तो 8 8 जा 64, मीन की वैल्यू रहेगी आपकी 8। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको मीडियन निकालना है। तो यहाँ पर आपको एज गिवन है, यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है। तो यहाँ पर एज मतलब आपके पास एक्स गिवन है क्या, 18 20 21 25 28 और आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है एफ जो है वो क्या गिवन है, आपके पास गिवन है 10 4 16 15 और 5।
ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम CF जो है बनाते हैं। अब आप यहाँ से CF बनाओ, पहले CF बनाइए। CF क्या बनेगी, पहले 10 का 10 रहेगा, फिर 10 और 4 14, 14 और 16 क्या हो जाएगा 30, फिर 30 और 15 45, 45 और 5 50। अब आप क्या करोगे, मीडियन का फॉर्मूला यूज़ करो। मीडियन, अब आपको कैसे पता लगेगा कि आप कौन सा फॉर्मूला जो है मीडियन में यूज़ करोगे, आप जो फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल करोगे। जब आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करोगे तो आपका आएगा 50। तो आपको पता लग जाएगा जो मीडियन निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करोगे वो n/2 होगा। n/2 आपने किया तो 50/2 क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब 25 आप देखिए CF के अंदर कहाँ आता है, 30 वाली वैल्यू में 25 आ जाएगा। तो आप इसकी x वैल्यू क्या है, इस 30 की सामने वाली जो वैल्यू रहेगी आपकी, जो आपकी इस 30 के सामने वैल्यू रहेगी वो आपकी रहेगी 21। क्या वैल्यू रहेगी 21। तो इस क्वेश्चन में जो आपका मीडियन रहेगा वो भी रहेगा 20। इसके सामने वाली वैल्यू जो भी रहेगी ना, आप उस वही आपका मीडियन रहेगा। अगर 21 वैल्यू है इसके सामने तो 21, अगर 25 वैल्यू है तो 25। तो यहाँ पर आप देख लेना कौन सा इसके सामने रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सर्कुलर टेस्ट। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर टेस्ट की कंडीशन क्या होती है। तो वहाँ पर होता है P01 बेस ईयर इंटू P12 इंटू P20 इक्वल होता है 1 के। ऑप्शन नंबर 3 में सर्कुलर टेस्ट की ये इक्वेशन भी गिवन है आपको, फॉर्मूला गिवन है, आप ये कह सकते हो। और आपने अभी क्या देखा था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये पूछा था कि जो सर्कुलर टेस्ट है उसको आपको पता है कि फिशर का इंडेक्स कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता। अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि हु इज़ द प्रेजेंटली डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO का प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल कौन है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मेरे चैनल को, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। And thank you so much for watching this.